Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and now we are going to discuss about the Employees Compensation Act 1923. It is known as Workmen Compensation Act 1923 also. हिंदी में इसको कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 कहते हैं और इसका लास्ट अमेंडमेंट जो है वो 5 मार्च 23 को हुआ है। सो 5 मार्च 23 के अमेंडमेंट के साथ आइए जानते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। सो ये थोड़ा सा देखिए इस कैसे इंजरी, देखिए कैसे एक्सीडेंट होता है इंडस्ट्रीज में, कैसे एक्सीडेंट होता है इसको देखा जाए। ये दूसरा देखा जाए कैसे एक्सीडेंट होता है। ये तीसरा इंसिडेंस देखा जाए कैसे एक्सीडेंट होता है। चौथा इंसिडेंस देखा जाए कैसे एक्सीडेंट होता है। पांचवा इंसिडेंस। सिक्स्थ इंसिडेंस। सो ये सब वैरायटी ऑफ इंसिडेंसेस है। होता यह है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ऑटोमेशन हुआ, मशीनरी आई, कल कारखाने लगने लगे और वहाँ पे वर्कर, कुछ स्किल्ड वर्कर और कुछ अनस्किल्ड वर्कर काम करने लगे। स्किल्ड वर्कर तो अपना सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अनस्किल्ड वर्कर उतनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। और कुछ जगह ऐसे हैं कि कितना भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए वहाँ पर हजार्डस एक्टिविटी होती है, वहाँ पर दैट प्लेस में बी एक्सीडेंट प्रोन एरिया। सो क्या होता है, जहाँ पर वर्क हो रहा है वर्क प्लेस पे इंजरी होने का के प्रोबेबिलिटी होती है। नेचर ऑफ जॉब अगर वैसा है तो वैसे वहाँ पर इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1923 में ब्रिटिश इंडिया ने वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 को पास किया, जो 1924 से इफेक्टिव है। एवरी एम्प्लॉय डिजायर्स, पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि अगर वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो उस एम्प्लॉय को कैसे कंपेंसेट किया जाए। लाइफ तो लाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन पे जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ लमसम अमाउंट दे करके कुछ अप टू सम एक्सटेंट कंपेंसेट किया जा सके, और उसी को रेगुलेट किया गया है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 में। Every employee desires to have a safe, secure job and expects to get compensation in case of any mishap happens during his her employment. ठीक है। सो सबको सेफ और सिक्योर जॉब चाहिए, और इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, एनी एक्सीडेंट, एनी इंजरी, उनको कंपेंसेशन चाहिए। ये हर एम्प्लॉय का अपना ये एक व्यू होता है। Providing such benefits to the employees and their families would not only give them a sense of security but also increase their motivation towards the work. अगर कोई ये गारंटी देता है कि चिंता ना करो, अगर कुछ भी होगा तो हम आपका देखभाल करेंगे, हम आपके फैमिली का देखभाल करेंगे, ये जैसे आप कमिटमेंट करते हैं वैसे ही उस व्यक्ति का मोटिवेशन बढ़ जाता है वर्क करने के प्रति। आफ्टर ऑल, अ फर्म्स गुडविल एंड सक्सेस डिपेंड्स लार्जली अपॉन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, जो यूनिट है, उसका जो गुडविल एंड सक्सेस है, ये सबको पता है एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर एम्प्लॉयज़ पर ही डिपेंड करता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर देखना भी जरूरी है। देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ हैज़ टू बी टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी फर्म, इसलिए एम्प्लॉयज़ का प्रोटेक्शन तो करना ही पड़ेगा।
तो उसके लिए ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आया और 1924 से इफेक्टिव है। This act was made to ensure the financial and social security of the employees who might get injured due to an accident caused. So इस एक्ट के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है, एक सोशल सिक्योरिटी मेजर इंश्योर किया जाता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस इंश्योर किया जाता है कि अगर किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो उसको हम कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव कवरेज टू वर्कर्स फॉर work related injuries and disability. The act focuses on providing workmen with sustainable life after suffering any injury at the workplace. तो क्या है इसका प्राइमरी एम? क्या है प्राइमरी एम? है टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव कवरेज टू वर्कर्स फॉर वर्क रिलेटेड इंजुरीज एंड डिसेबिलिटी। सो काम करते समय किसी प्रकार का चोट लग जाए, इंजुरी हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, डेथ हो जाए, तो उनको कंप्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करना इस एक्ट का एम है। दूसरा क्या है? सेकेंड गोल इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इनकम। अब क्या होगा? अगर इंजरी होगी, डिसेबिलिटी होगी, डेथ होगा, इट विल सर्टेनली लीड टू लॉस ऑफ इनकम ऑफ दैट एम्प्लॉय। सो उस लॉस ऑफ इनकम को भी प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का एक गोल है। द कैश इंसेंटिव आर मेंट टू रिकवर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस्ट वेजेस। सो जो भी उनका लॉस ऑफ इनकम है उसको कंपेंसेट करना है, रिकवर करना है, कंपेंसेट करना है, और इसीलिए ये कंपेंसेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इंज्यूर्ड स्टाफ विद सफिशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी एक्सीडेंट होता है, इंजुरी होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराना है। ये इस एक्ट का थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एम्प्लॉयर्स टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड मिसहैप। फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर एम्प्लॉयर को कंपेंसेशन पे करना पड़े, उनको अपने पॉकेट से पैसे खर्चा करना पड़े, तो वो सोचेंगे कि हम क्या ऐसे सिक्योरिटी मेजर बनाएं जिससे ऐसे इंसिडेंसेस कम हो। तो जो एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, जो मिस हैपनिंग्स हैं, उसको कम करना भी इस एक्ट का एक एम है। वर्कमैन कंपेंसेशन लॉ आर एबव ऑल डेजिग्नेटेड टू रिड्यूस लिटिगेशन। और क्या पर्पस है? वर्क रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनके लिटिगेशन को रिड्यूस करना भी है। डिसेबल्ड एम्प्लॉयज आर ऑटोमेटिकली पेड कंपेंसेशन विदाउट हैविंग टू सू देयर एम्प्लॉयर। सो लिटिगेशन कैसे रिड्यूस होगा? जैसे कुछ एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, इस एक्ट के द्वारा ऐसा बनाया गया है कि एम्प्लॉयर जो है बिना देरी किए हुए जो राइट उनका कंपेंसेशन है उसको वो पे करेंगे। तो इस तरीके से लिटिगेशन भी रिड्यूस होता है। द एक्ट अप्लाइज ओनली टू दोज इंडस्ट्रियल employed workers as specified in Schedule 2 of Workmen Compensation Act। ये स्कोप ऑफ वर्क हो गया। द एक्ट प्रोवाइड्स द वर्कर्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉसेस और इंजुरी कॉज्ड बाई accidents resulting from during the course of employment subject to the certain exceptions as set out in the act। सो क्या होगा? लॉस और इंजुरी होगी, caused by एक्सीडेंट होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है, ये घर पे नहीं है। एम्प्लॉयज लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। सो इसमें कंडीशंस क्या क्या है? द वर्कर्स डेथ और इंजुरी मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो जो एक्सीडेंट हुआ हो, जो इंजुरी हुई हो, जो डेथ हुआ हो, दैट शुड बी 100% कोरिलेटेड विद द वर्क। सो द एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द वर्क एंड इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। However, the employee cannot hold the employer liable if the injury does not result in the total or partial disablement for a period exceeding 3। अगर 3 दिन तक का छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के में नहीं आता। 3 दिन से ज़्यादा अगर उनको डिसेबिलिटी होती है तभी ये वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में आता है। इसके अलावा और क्या नहीं आता? Disablement is caused due to accident directly attributable to worker being under the influence of drink।
दारू पी करके चला गया, चोट लग गई, नहीं मिलेगा। ड्रग वगैरह लेकर के चले गए, चोट लग गई, कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। विलफुल डिसोबीडियंस टू एन ऑर्डर स्पेशली गिवन, कोई ऑर्डर दिया गया है कि ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे नहीं करना है, उसका डिसोबीडियंस कर रहे हैं, कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, सो क्या हो रहा है, अगर कुछ सेफ्टी प्रोविज़न पर बताए गए हैं और उसको हटा करके तब वो काम करें और चाहे उसको डिसरिगार्ड करके करें, तब भी इनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो क्या है, अपने मर्जी से जानबूझ करके चोट लगवा देने से भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये महाराज देखिए क्या कर रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं है, ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और ये गिर रहे हैं, तो इट इज़ कवरेबल। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कंपेंसेशन जो है रियल प्रॉब्लम के लिए है, क्रिएटेड प्रॉब्लम के लिए नहीं है। द employee employed in any employment such as part A, part B, part C, हम देखेंगे part A, part B, part C of Schedule 3 of the Act contracts any disease। तो क्या होता है, एक्सीडेंट और इंजरी के अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीज भी होते हैं। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज में पेकुलियर होते हैं, वैसे पाए जाते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज पेकुलियर टू दैट एम्प्लॉयमेंट, सो उनको भी हम इस परव्यू में लाते हैं। द डिजीज कॉज टू बी द एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टली attributable टू अ स्पेसिफिक इंजुरी बाय एक्सीडेंट arising out of and in the course of his employment, otherwise no compensation shall be payable by the employer। और क्या है, अगर एक्सीडेंट हो गया, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया, और इस केस में अगर एम्प्लॉय कोर्ट में चले गए, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया, तो भी वर्कमैन कंपेंसेशन के परव्यू से वो बाहर हो गया। अब कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन के जो कमिश्नर है उनका परव्यू से ये बाहर हो गया। जब तक कोर्ट केस नहीं है, जब तक लिटिगेशन नहीं है, तब तक ये वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में आता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में ये लागू है। The act does not apply to those areas which are being covered under the ESI Act 1948। Very very important। So जहाँ जहाँ भी ESI Act 1948 applicable है, वहाँ वहाँ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लागू नहीं होता। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी में होल ऑफ इंडिया हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं। इट एक्सटेंड्स टू द वर्कर्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड सेंट अब्रॉड फॉर वर्क। सो ये वहाँ पर भी, ये विदेश में भी लागू होता है। ऐसे कंडीशन में जो वर्कर को इंडिया में रिक्रूट किया गया और फॉरेन में उनको भेजा गया काम करने के लिए, उन पर भी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लागू होता है। It applies to all railway employees not permanently employed। सो जितने भी रेलवे में टेम्पोररी एम्प्लॉय हैं उन पर भी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लागू होता है। Persons employed in any capacity as stated in Schedule 2 of the Act। Schedule 2 covers people working in factories, mines, plantation and mechanically propelled vehicles, buildings, इस सब जगह लागू होता है। Persons working in jobs assigned by the state government to Schedule U, स्टेट गवर्नमेंट में भी जो टेम्पोररी वर्कर्स हैं उन पर भी ये लागू होता है। अंडर द एक्ट देयर इज नो वेज कैप फॉर कवरेज। अच्छा, ऐसा है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ESIC का एक लिमिट है कि 21,000 तक ही वेज सीलिंग होना चाहिए। PF का एक सीलिंग है कि 15,000 तक ही वेज सीलिंग होना चाहिए, उससे ऊपर वो एक्ट उसमें लागू नहीं होता है। वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में कोई वेज सीलिंग नहीं है। ये समस्या 10,000 वाले के साथ भी हो सकती है और ये समस्या 1 लाख वाले के साथ भी हो सकती है। एंड दैट इज़ वाई वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट इज अप्लीकेबल टू
even 10,000 wages person also, and even 1 lakh wages person also. सो कंटीजेंसी, अब कहाँ कहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन पे किया जाता है उसको देखें. कंपेंसेशन इज पेएबल इन केस ऑफ टेम्पोररी और परमानेंट डिसेबिलिटी. टेम्पोररी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए. 3 दिन से ज़्यादा होगा तभी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में आएगा. 3 दिन से कम अगर टेम्पोररी डिसेबलमेंट है तो वो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में नहीं आता. सो टेम्पोररी हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, डेथ हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम एनी इंजरी कॉज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ड्यूटी के समय में अगर किसी प्रकार का इंजरी होता है एंड दैट इंजरी, ड्यूटी के समय में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगती है और वो इंजरी टेम्पोररी डिसेबलमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, और कभी गंभीर चोट लग गई तो आदमी का डेथ भी हो सकता है. सो चोट लगने के कारण चाहे टेम्पोररी हो जाए, चाहे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और चाहे डेथ हो जाए, इन तीनों कंडीशन में वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में कंपेंसेशन मिलता है. द कंट्रैक्टिंग ऑफ एनी डिसीज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 टू द एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंजुरी कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट. सो क्या होता है, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में बात हो रही है. ऑक्यूपेशनल डिजीज अगर हो गया तो ऑक्यूपेशनल डिजीज को भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ये इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट हुआ. तो एक्सीडेंट होने से क्या होता है, टेम्पोररी डिसेबिलिटी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकता है. वैसे ही अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज से भी टेम्पोररी, परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ हो सकता है. सो यहाँ पर क्या है, इंजरी, एक्सीडेंट और नहीं तो डिम्ड इंजरी, डिम्ड एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज, इनको भी हम कंपेंसेशन एक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं. ऑक्यूपेशनल डिजीज, if an employee who is employed under the employment specified in schedule 3 to the act contracts some occupational disease peculiar to the employment, he is entitled to get the compensation under the act. सो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पेक्यूलियर डिजीज पैदा हो जाती हैं. जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज में एक विशेष प्रकार की बीमारी मिल पाने का डर रहता है. कुछ और भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें विशेष प्रकार की बीमारी होने का डर बना रहता है. तो जो वैसे डिजीज हैं जो उस ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं. और ऑक्यूपेशनल डिजीज वाले को भी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के द्वारा कंपेंसेशन पे किया जाता है. द ऑक्यूपेशनल डिजीज शुड बी कंट्रैक्टेड इन द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट व्हाइल सर्विंग अंडर एम्प्लॉयर. Schedule 3 divides the occupational disease into 3 specified groups. So occupational disease को ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में बांटा गया है. देख लेते हैं क्या क्या है. There is no qualifying period for employment for the disease mentioned in part A. पार्ट ए में कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जो डे 1 भी हो सकती हैं. एक पहले दिन काम किए और उस दिन से भी बीमारियां हो सकती हैं और उनको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज में काउंट करेंगे. पार्ट बी में क्या है, पर्सन शुड हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ. पार्ट बी में जो बीमारियां हैं वो तभी होती है जब जनरली उस इंडस्ट्रीज में 6 मंथ से ज़्यादा कोई काम करता है. अगर 6 मंथ से ज़्यादा कोई काम करता है तो वैसे इंडस्ट्री में कुछ पेक्यूलियर टाइप की बीमारियां हो जाती हैं. वो पार्ट बी में उसका लिस्ट दिया गया है. और पार्ट सी में कुछ और भी पेक्यूलियर बीमारी हैं और उन पेक्यूलियर बीमारी का 7 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर ऐसे इनका पीरियड दिया गया है. न्यूमोकोनियोसिस ये एक बीमारी है. ये मिनिमम 7 ईयर अगर आप उसमें काम किए रहेंगे और ये होता है तो इसको ऑक्यूपेशनल माना जाएगा. इसी तरीके से पेगासोसिस है 3 ईयर्स के लिए, बाइसिनोसिस है 7 ईयर्स होने पर. ये पार्ट सी है. पार्ट ए में कोई ड्यूरेशन नहीं चाहिए. पार्ट बी में 6 मंथ होना चाहिए. पार्ट सी में 3 ईयर से 7 ईयर तक होना चाहिए. सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स अंडर द एक्ट. कंपेंसेशन क्लेम्स
फॉल ब्रॉडली अंडर 3 हेड्स। क्या क्या हेड्स हैं? 3। अनकंटेस्टेड केसेस ऑफ डिसेबलमेंट। सो इसमें क्या होता है, जो क्लेम होगा इसमें अनकंटेस्टेड क्लेम्स केसेस ऑफ डिसेबलमेंट हो सकता है, डिस्प्यूटेड केसेस ऑफ डिसेबलमेंट हो सकता है। अनकंटेस्टेड मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों समझ रहे हैं कि हाँ ये समस्या यहीं पे हुई है और इसका समाधान हमें ही करना चाहिए। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो इसलिए ये अनकंटेस्टेड हो गया। डिस्प्यूटेड केसेस क्या होगा, जिसमें एम्प्लॉय तो कह रहा है कि प्रॉब्लम यहीं का है, एम्प्लॉयर मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये प्रॉब्लम यहाँ का है, तो ऐसे में भी ये डिस्प्यूटेड केसेज हो जाएंगे। और फेटल केसेस क्या होते हैं, जो डेथ केसेस होते हैं वो फेटल केसेज होते हैं। आइए तीनों का हम प्रोसीजर एक एक करके समझ लेते हैं। अनकंटेस्टेड केसेस में क्या होगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। जो भी चोट लगी है उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी फ्री कराया जाएगा। उसमें अगर डिसेबिलिटी इज ऑफ टेम्पोररी नेचर, एम्प्लॉयर शैल पे कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स डायरेक्टली टू द वर्कर। सो जब तक उनकी टेम्पोररी डिसेबिलिटी है तब तक हाफ मंथली पेमेंट 15-15 दिन पे उनको डायरेक्टली वर्कर को पेमेंट किया जा सकता है। इफ़ द डिसेबिलिटी इज ऑफ परमानेंट नेचर, compensation amount in such case would be paid in lump sum if he is a male over the age of 18 years। अगर 18 साल से ज़्यादा के मेल है तो ऐसे केस में उनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तो जो लमसम अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाता है एक मुश्त राशि वो उनको पे की जा सकती है डायरेक्टली एम्प्लॉय को टेम्पोररी नेचर में भी और परमानेंट नेचर में भी मेल एडल्ट एम्प्लॉय को पे किया जा सकता है। जबकि वीमेन हो और चाहे बिलो 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन हो, इनके केस में उनको डायरेक्टली पे नहीं किया जा सकता। दैट अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड टू द वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर फॉर डिसबर्समेंट्स। वो अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर के पास जमा किए जाएंगे और कमिश्नर जो है वो अमाउंट डिस्पर्स करेंगे उस वीमेन को और उस चाइल्ड को। वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ एग्रीड टू एक्सेप्ट एंड हैज़ टेकन ए स्मॉलर। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने समझाया, एम्प्लॉय समझ गए और उन्होंने स्मॉल अमाउंट ले लिया, छोटा अमाउंट ले लिया, जितना उनका राइट बनता था उससे कम ले लिए। वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड होगा, उनको पूरा अधिकार होगा कि वो बाकी पैसे उनसे ले सकें। वर्कमैन कंपेंसेशन एक कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दे करके बाकी अमाउंट वो ले सकते हैं, उनका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि टेम्पोररी नेचर के जो होंगे, डिसेबिलिटी ऑफ टेम्पोररी नेचर के जो होंगे वो सीधे एम्प्लॉय को पे किया जा सकता है। डिसेबिलिटी ऑफ परमानेंट नेचर के होंगे वो भी सीधे एम्प्लॉय को पे किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो मेल हो और एडल्ट हो। अगर चिल्ड्रेन हो या वीमेन हो तो ऐसे में जो अमाउंट पे करना है वो कमिश्नर को पे किया जाएगा और कमिश्नर डिसबर्स करेंगे उस अमाउंट को। अगर एम्प्लॉई ने किसी एग्रीमेंट के द्वारा कम पैसे लेने का एग्रीमेंट कर लिया है तो वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड माना जाएगा और उसका जो रिमेनिंग पैसा है वो कमिश्नर के पास जा कर के उनसे एप्लीकेशन दे करके लेने का उपाय कर सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए डिस्प्यूटेड केसेस में क्या आते हैं। डिस्प्यूटेड केसेस में इन केस द एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू पे कंपेंसेशन और फेल्स टू पे, अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर देता है, नहीं हम पे नहीं करेंगे, और चाहे पे रिफ्यूज तो नहीं करते लेकिन पे नहीं कर रहे हैं, तो 2 साल के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है टाइमिंग, यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 2 साल। 2 साल के अंदर वो वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर के पास पिटीशन एप्लीकेशन दे करके और वहाँ से अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करा सकते हैं, उनको मिलेगा। और वो किस दिन से उनको माना जाएगा, जिस दिन से वो कंटिन्यूअली अब्सेंट हो रहे हैं,
ये दे कंटिन्यूली मतलब रुक रुक करके, कभी काम किया कभी एब्सेंट हो गए, कभी काम किया कभी एब्सेंट हो गए। तो जिस दिन से वो कंटिन्यूली एब्सेंट होने लगे बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय द डिसीज, उस दिन से उसको माना जाएगा 2 ईयर। ठीक है जी। Fatal cases. The act explicitly provided that no payment rendered directly by the employer shall be considered a payment for compensation. So death case में क्या है, डायरेक्ट पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी डायरेक्ट पेमेंट एम्प्लॉय को किया है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। डेथ केस होने पर अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड टू कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, एंड वर्कमैन कंपेंसेशन के कमिश्नर जो है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उस एम्प्लॉय का, वो फेटल केस है मर चुका है, उस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए फेटल केस में उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं दे सकते। फेटल केस में जितना भी होगा इट विल बी डिपॉजिटेड टू द कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन, and that lump sum amount of compensation shall be paid to the dependents by the commissioner. If the employer refuses to pay the compensation, the employee or dependent shall appeal to the commissioner in the form of, अगर वो देने से मना करते हैं तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कंपेंसेशन कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। अब आइए अमाउंट के बारे में जान लेते हैं। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल अंडर द एक्ट, कितना अमाउंट मिलता है। डेथ अगर हो जाए, डेथ ऑफ द वर्कर 50% ऑफ वर्कर्स मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड विद द रिलेवेंट फैक्टर। रिलेवेंट फैक्टर का एक चार्ट होता है, रिलेवेंट फैक्टर का एक चार्ट दिया हुआ है इस एक्ट के साथ। तो उस चार्ट के अनुसार एज अगर कम होगा तो रिलेवेंट फैक्टर ज़्यादा होगा, एज ज़्यादा होगा तो रिलेवेंट फैक्टर कम होगा। मंथली वेजेस का 50% कर दीजिए और रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो 1,20,000 विच एवर इज मोर। सो अगर कम, अगर लेस फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज मोर, सो कम से कम 1,20,000 तो मिलेगा, मिनिमम 1,20,000 मिलेगा, और नहीं तो मैक्सिमम वर्कर्स मंथली वेजेस का 50% मल्टीप्लाइड बाय द एज फैक्टर, उसके अनुसार उनको मिलेगा। डेथ केस की बात हो रही है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो वर्कर्स का जो मंथली वेज है उसका 60% कीजिए और उसके 60% को मल्टीप्लाइड बाय रिलेवेंट फैक्टर कीजिए, और 1,40,000 विच एवर इज मोर। सो इसका मतलब ये हुआ कि डेथ में कम से कम 1,20,000 और परमानेंट डिसेबिलिटी में कम से कम 1,40,000, इतने तो मिलेंगे ही, ज़्यादा होगा कैलकुलेशन के अनुसार। अब आप देखेंगे कि डेथ में 1,20,000 और परमानेंट डिसेबिलिटी में 1,40,000, कुछ उल्टा फुल्टा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, कोई उल्टा फुल्टा नहीं है, क्योंकि डेथ होने के बाद से जो लायबिलिटी है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की है। जो एम्प्लॉय था उसका तो डेथ हो गया, तो उस पर तो अब कोई एक्सपेंस होगा नहीं, उसके खर्चे उसके डेथ के साथ चले गए। अब खर्चा सिर्फ और सिर्फ फैमिली को देखभाल करना है। जब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होगी तो इसमें फैमिली मेंबर्स के साथ साथ वो एम्प्लॉय अभी जीवित है, तो उस एम्प्लॉय की डिसेबल्ड हो गया है, वो उसके देखभाल के लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके देखभाल के लिए आपको एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में 1,40,000 देते हैं, डेथ में 1,20,000 देते हैं मिनिमम। मैक्सिमम आगे है, ये मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम कैलकुलेशन पर है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी अगर हो जाए तो द अमाउंट पेएबल इज परसेंटेज ऑफ द लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू द इंजरी। इंजरी के चलते जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है उसके प्रोपोर्शन में उनको अमाउंट डिसाइड किया जाता है। टेम्पोररी डिसेबिलिटी होती है तो 25% ऑफ एम्प्लॉयज़ मंथली वेजेस पे किया जाता है। टेम्पोररी डिसेबिलिटी में 25% ऑफ एम्प्लॉयज़ मंथली वेजेस पे किए जाते हैं, तो उसका
12.5% पहले 15 दिन में, क्योंकि एवरी 15 डेज पे करना है टेम्पोररी डिसेबिलिटी। सो 12.5% पहले 15 डेज में और 12.5% बाद वाले 15 डेज में। तो इस तरीके से ये अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन है विच इज़ पेएबल टू द अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। So the Workmen Compensation Act 1923 was established to provide insurance to employees who acquire injuries caused by accident at the workplace। वर्कप्लेस पे एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उनको कंपेंसेट करने के लिए, एक लमसम अमाउंट देने के लिए वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 को इनेक्ट किया गया। इट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड डिग्निटीज एज लेबर्स। इसके द्वारा हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट और डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू पे कंपेंसेशन टू वर्कर्स हु हैव सफर्ड एक्सीडेंट्स दैट हैव रिजल्टेड इन डिसेबिलिटी और इवन डेथ ड्यूरिंग जॉब। सो जॉब पीरियड में अगर चोट लग जाए या डेथ हो जाए, ऐसे में कंपेंसेशन पे करने के लिए वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट को लाया गया है। ये कंपेंसेशन पे करना एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हो जाती है। तो ये जितने भी हम क्लासेज अपलोड कर रहे हैं SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड ये जितने स्टडी मटेरियल है, दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन SGKG 2.22। दिस इज माई अनदर यूट्यूब चैनल, सो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस अनदर यूट्यूब चैनल अल्सो। हमने UPSC के क्लासेस को ध्यान में रख करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिनको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर वो टच करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पर्पस ये है कि फ्री ऑफ कोर्स, विदाउट एनी पेमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट एनी पेमेंट आपकी तैयारी अच्छी तरीके से UPSC द्वारा जो APFC का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है और चाहे इन्फोर्समेंट अफसर का एग्ज़ाम है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। एक वीडियो को 3 बार देखिए, लगातार एक वीडियो को 3 बार देख लेंगे तो शायद चौथे बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 बार देख लेने से उसके सारे मटेरियल आपके दिमाग में रिटेन हो जाएंगे। पहली बार आप देखेंगे तो हो सकता है कि 30% ही आप समझ पाएँ, दूसरी बार हो सकता है कि 70% तक हो जाए, तीसरी बार में 100% अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, रिटेंशन भी हो जाएगा। यही तरीका है YouTube से पढ़ने का। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।